students, as you know, we have started your chapter carbon and its compound, and in the last lecture we have studied how carbon satisfy its valency to form different types of by forming different types of compounds. So we have seen that while the carbon forms compounds, it forms compounds just to get stabilized. As we know, carbon has 6 atomic number. Okay? और कार्बन के पास अगर हम देखें तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास? 1s2, 2s2, 2p2. लेकिन ये जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिखी है स्टूडेंट्स, दिस configuration you will learn in 11th class. Now I will tell you according to the way you have learned. So carbon 6. So you have studied that it has cation और alkyne. Okay? तो cation और alkyne मतलब अगर हम कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन जो है, अगर मैं इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करती हूँ तो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं स्टूडेंट्स? इसमें आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। और जो एल शेल है मतलब ये आपका अगर n इज इक्वल टू 1 है तो स्टूडेंट आपने पढ़ा हुआ वो आपका के शेल होता है, और अगर n इज इक्वल टू 2 है तो वो आपका एल शेल होगा। तो एल शेल में स्टूडेंट्स कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन्स। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो कार्बन है उसके पास बाहर वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो स्टेबल होने के लिए उसको कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और स्टेबल होने के लिए वो क्या करता है? किसी दूसरे एटम के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है स्टूडेंट्स। वो ना तो लॉस कर सकता है 4 इलेक्ट्रॉन्स को और ना तो वो गेन कर सकता है टू गेट द स्टेबिलिटी। और ऐसा वो क्यों नहीं कर सकता? वो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कार्बन के केस में पॉसिबल नहीं है। तो अब इसके पास क्या रास्ता बचता है? सिर्फ और सिर्फ अगर जब अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर ले, किसी दूसरी एटम के साथ शेयर कर ले। तो नाउ कार्बन जो है, कार्बन satisfy its stability by sharing its 4 electrons with other atoms. It means कि जो कार्बन के स्टूडेंट्स कंपाउंड होते हैं, जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, इसमें कौन सा लिंकेज पाया जाता है स्टूडेंट्स? इसमें कोवेलेंट लिंकेज जो है वो पाई जाती है। कोवेलेंट लिंकेज स्टूडेंट्स क्या होती है? कोवेलेंट लिंकेज which is formed by equal sharing of electrons, equal sharing of electrons. Okay, so कार्बन के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता बचता है कि वो क्या कर ले, अपने जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है किसी दूसरी एटम के साथ शेयर कर ले, और अगर वो शेयर कर लेगा तो उसके ऑक्टेट में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो हो जाएंगे। तो सिर्फ कार्बन जो है वो कोवेलेंट लिंकेज नहीं करता, वो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाता। कुछ दूसरे मॉलिक्यूल्स भी हैं जो कि कोवेलेंट कंपाउंड्स जो है बनाते हैं, जिनमें कोवेलेंट लिंकेज जो है वो पाई जाती है। जैसे मान लो फर्स्ट एग्जांपल अगर मैं आपके तो बताऊं, जैसे मान लो हमारे पास है हाइड्रोजन। तो स्टूडेंट आपने कभी देखा है कि हाइड्रोजन ऐसे अकेले एग्जिस्ट करता है? हाइड्रोजन कैसे एग्जिस्ट करता है? H2 की फॉर्म में
वो H2 के फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करता है? बिकॉज अगर हम हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, यहाँ पे क्या होता है, इसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, बिकॉज इसका एटॉमिक नंबर कितना है 1, इट मींस इट हैज 1 इलेक्ट्रॉन। और दूसरी वाली हाइड्रोजन के साथ अगर ये लिंक कर जाएगा, मतलब मान लो इसके पास है एक इलेक्ट्रॉन, अगर ये दोनों हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेंगे, मतलब मान लो ये दोनों एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करके ये क्या कर लेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे, और इस तरह से ये कौन सी वाली नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेंगे, नियरेस्ट नोबल गैस जो है हीलियम। इज दिस क्लियर स्टूडेंट? क्योंकि इसके जो हीलियम है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही है स्टेबल होने के लिए, लेकिन रेस्ट ऑफ द नोबल गैसेस को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जस्ट हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरी हाइड्रोजन के साथ शेयर करके कोवेलेंट लिंकेज जो है वो बना लेता है। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो H2 मॉलिक्यूल की जो है वो फॉर्मेशन जो है वो हो जाती है। हम फॉर एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे मान लो हमारे पास है नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 7। तो नाइट्रोजन की बिट स्टूडेंट्स ऑलवेज N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। N2 की फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करता है? क्योंकि अगर हम नाइट्रोजन देखें तो नाइट्रोजन के बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 और 5, K और L, ठीक है। तो बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो स्टेबल होने के लिए इसको कितने चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब कि स्टेबिलिटी के लिए इसको 3 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो टोटल इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हो जाएंगे। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स को लेने के लिए क्या करेगा, दूसरी नाइट्रोजन के साथ, मतलब मान लो ये दूसरी नाइट्रोजन के साथ अपने जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको क्या कर लेगा, शेयर कर लेगा। तो जैसे मान लो एक नाइट्रोजन के बाहर वाले शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स थे 5, और दूसरी नाइट्रोजन के जो बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 5। तो ये क्या करेगा, ये आपस में इस तरह से इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे भी 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इस एटम के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। और इस एटम के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए स्टूडेंट्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से अगर हम देखें तो नाइट्रोजन जो है वो N2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्यों एग्जिस्ट करता है, जस्ट टू स्टेबल इटसेल्फ। तो इसीलिए जो नाइट्रोजन है इसके बीच में ट्रिपल लिंकेज जो है वो पाई जाती है। उसी तरह से अगर हम ऑक्सीजन का केस लें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर स्टूडेंट्स कितना होता है, 8। तो इसके अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्या आ गया यहाँ पे 2, और यहाँ पे कितना आ गया 6। और कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो ये क्या करेगा, एक ऑक्सीजन और दूसरा ऑक्सीजन, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगी, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स और 2 इसके इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर लेंगे। तो टोटल इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए स्टूडेंट, अब 8 हो गए। अब इसी तरह से दूसरी ऑक्सीजन भी क्या करेगी, अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके साथ शेयर करेंगे। तो टोटल इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन और इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स। सो नेक्स्ट योर टॉपिक इज वैलेंसी। तो स्टूडेंट वैलेंसी तो क्या हम लेते हैं स्टूडेंट, इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ
elements. So valency जो है it is we call as a combining capacity of the elements. तो किस तरह से हम किसी एलिमेंट की वैलेंसी को डिसाइड करते हैं, तो वो हम देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। देखो जैसे मेरे पास है यहाँ पे कार्बन, अब हमें पता करना है कि कार्बन की वैलेंसी क्या है। तो हमने क्या देखना है, सबसे पहले इसकी के शेल और एल शेल को देखेंगे। के शेल जो है इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और एल शेल में बाकी जो रेस्ट बच गए वो कितने आ गए यहाँ पे 4। तो वैलेंसी जो है इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दी आउटर मोस्ट शेल। तो हम वैलेंसी को कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट भी बोल देते हैं और दूसरा हम इसको बोल देते हैं वैलेंसी को हम किस तरह से, और दूसरी डेफिनेशन क्या है इसकी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल। कि एक एलिमेंट के बाहर वाले शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको हम उसकी वैलेंसी जो है वो बोल देते हैं। लेकिन जैसे मान लो मेरे पास है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है 8। तो इसका भी हम वैसे लिखेंगे के एल और एम, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और 6। तो क्या अब यहाँ पे ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, ऑक्सीजन की वैलेंसी यहाँ पे 6 होगी? नो, यहाँ पे जो ऑक्सीजन की वैलेंसी है वो हम 6 कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अगर हमारे पास एटम में बाहर वाले शेल में 6 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं या फिर 4 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो उनकी वैलेंसी निकालने का स्टूडेंट डिफरेंट वे है। तो वैलेंसी ऑफ एटम्स which have more than 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो जिन एटम के पास बाहर वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी वैलेंसी हम किस तरह से फाइंड करते हैं, तो उनकी वैलेंसी को हमने कैसे फाइंड करना है, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास है अब ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के केस में बाहर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा, तो इसकी वैलेंसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 8 माइनस 6, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी आपके पास, 2 वैलेंसी हो जाएगी। और उसी तरह से हम और एग्जांपल ले लेते हैं स्टूडेंट, अप टू 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तक उसकी वैलेंसी डिपेंड करती है उसके बाहर वाले शेल के ऊपर, बाहर वाले शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन अगर 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं किसी भी एटम में तो उसकी वैलेंसी हम इस तरह से फाइंड करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास मैं आपको 2 एग्जांपल और बताती हूँ। जैसे मान लो एक है मेरे पास बेरिलियम, तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 4। तो इसकी वैलेंसी अगर हमने निकालनी है के एल, तो के वाले शेल में कितने हैं 2 और एल वाले शेल में कितने आगे 2। तो ये वाला इसका इनर शेल और ये वाला आगे इसका आउटर शेल। तो अब इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2 वैलेंसी हो जाएगी। ओके, क्लियर है। उसी तरह से अगर मान लो मेरे पास है फ्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 9, और इसकी वैलेंसी अगर मैंने निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, के में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल में कितने आगे 7, और अब हमने इसकी वैलेंसी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, इसकी वैलेंसी निकालने का क्या तरीका है, 8 माइनस 7, तो इसकी वैलेंसी कितनी आ गई 1। तो इसीलिए फ्लोरीन जो है वो F2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि एक फ्लोरीन दूसरा फ्लोरीन, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है स्टूडेंट
इसके पास आ गए 2, 4, 6 और 7। इसके पास कितने आ गए 7। तो 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर ले तो टोटल इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन में यहाँ पे कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स। और इस केस में दूसरी फ्लोरीन के केस में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, योर नेक्स्ट टॉपिक इज एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रोप्स मींस कि कोई एक एलिमेंट जो है वो डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वो एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और जितनी भी उसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं उनकी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज है। तो उसी तरह से जैसे मान लो कार्बन जो है, कार्बन के एलोट्रोप्स कौन कौन से हैं? डायमंड है, ग्रेफाइट है और फुलरीन्स है। तो डायमंड स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर हम डायमंड की स्ट्रक्चर को देखते हैं तो डायमंड में क्या है, हमारे पास से जो कार्बन है, एक कार्बन मतलब ये हमारा एक कार्बन है, वो डायरेक्टली यहाँ पे देखो 4 कार्बन के साथ लिंक है। इट मींस कि यहाँ पे जे कितनी कोवेलेंट लिंकेज बना रहा है? 4 कोवेलेंट लिंकेज बना रहा है। तो आपने स्ट्रक्चर ध्यान से देखना है कि एक कार्बन मतलब मान लो आगे फर्दर अगर हम देखें तो यहाँ पे भी जो ये कार्बन है वो इसके साथ भी अटैच्ड है, इसके साथ भी अटैच्ड है, इसके साथ भी अटैच्ड है और इसके साथ भी। तो 1 कार्बन इज अटैच्ड विद 4 कार्बन। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें तो ये वाला जो कार्बन है इट इज डायरेक्टली अटैच्ड विद 4 कार्बन, 1, 2, 3 और 4। ओके, और ये वाला कार्बन अगर हम इसको देखें तो ये 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पे क्या है, डायमंड में हमारे पास एक 3 डायमेंशनल पिक्चर जो है वो हमें नजर आता है। और डायमंड जो है स्टूडेंट ये एक हार्ड मॉलिक्यूल है, रिजिड है और जिसके कारण इसको हम यूज करते हैं कटिंग ऑफ ग्लासेस के लिए। उसी तरह से अगर हम ग्रेफाइट को देखते हैं, है तो दोनों ये कार्बन की फॉर्म है लेकिन दोनों की नेचर काफी डिफरेंट है। ग्रेफाइट इज अ सॉफ्ट इन नेचर। अगर हम ग्रेफाइट की नेचर देखते हैं, सॉफ्ट क्यों है? क्योंकि ग्रेफाइट के बीच में मतलब मान लो इसमें जो कार्बन की अरेंजमेंट है वो किस तरह से है, 3 कार्बन जो है वो क्या बनाती है? कोवेलेंट बॉन्ड। वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाती है। इट मींस कि इसमें 3 कोवेलेंट लिंकेज पाई जाती हैं और एक इसमें डबल बॉन्ड पाई जाती है। कार्बन अपनी वैलेंसी को ग्रेफाइट में किस तरह से सेटिस्फाई करता है? 3 कोवेलेंट लिंकेज फॉर्म करके और एक वो डबल बॉन्ड जहाँ पे बनाता है। और डबल बॉन्ड के कारण बेटा ये डबल बॉन्ड जो होती है उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फ्री होते हैं, तो वो रिंग में ऐसे घूमते रहते हैं जिसके कारण वो इसको कंडक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। बिकॉज कंडक्टिविटी इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, तो वो पाई इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो है वो ग्रेफाइट आपका एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है। अदरवाइज जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं उनमें तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है। जैसे अगर आप कार्बन में देख लो तो चारों के चारों इलेक्ट्रॉन्स इसने 4 कार्बन के साथ शेयर करे हुए हैं। इट हैज नो फ्री इलेक्ट्रॉन, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके कारण ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बन जाता है। और दूसरी बात हम इसका यूज कहाँ पे करते हैं बेटा? ये हार्ड सब्सटेंस है, ये सॉफ्ट है, स्लिपरी है, इसको एज ए लुब्रिकेंट के तौर पे यूज किया जाता है। और इसको आपने देखा ही, आपकी जो पेंसिल लेड होती है उसमें भी इसको यूज किया जाता है। और नेक्स्ट वन इज दी फुलरीन्स। फुलरीन्स स्टूडेंट इट इज दी अरेंजमेंट ऑफ द 60 कार्बन। 60 कार्बन का अरेंजमेंट है और किस तरह का अरेंजमेंट है? देखो अ बॉल लाइक स्ट्रक्चर। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये आपको